पार्टी और MSME मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस के आयोजन में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके प्रिय और आदर के केंद्र आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आज इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य पधारे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मंत्री, जिनको उद्योग व्यापार की अच्छी समझ है, ऐसे मेरे भाई आदरणीय ओम प्रकाश सखलेचा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बलदेव भाई, प्रांत अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश महेश जी, महामंत्री आदरणीय अरुण सोनी जी, आदरणीय घनश्याम जी, और इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस सभागार में बैठे हुए सभी बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, लघु उद्योग भारती देश भर में छोटे और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सक्रिय और सतत काम करने वाला संगठन है। हम सब जानते हैं कि जो बड़े उद्योग हैं उनको बहुत किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उनकी अनेक प्रकार की समस्याओं का समय समय पर निराकरण हो, इसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई प्लेटफॉर्म, कोई न कोई सहारा यह अत्यंत आवश्यक है। मैं केंद्र सरकार में रहने के कारण कि CII जैसे संगठनों से लगातार मिलता रहता हूं, उनके कार्यक्रमों में जाता रहता हूं। वो एक विशेष क्षेत्र की अगुवाई भी करते हैं और चिंता भी करते हैं, लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस देश में छोटे और मझोले उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से भी महत्व है, और अगर उत्पादन को निर्यात करने की दृष्टि से देखें तो भी छोटे और मझोले उद्योगों का महत्व है। और सबसे बड़ी बात है उद्योग में रोजगार को जनरेट करना। तो मैं समझता हूं 10 फैक्ट्रियां जो बड़ी होंगी, जिनको लगाने में 2000-4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, वो फैक्ट्रियां भी इतना रोजगार नहीं दे सकती जितना रोजगार हमारे छोटे और मझोले उद्योग दे सकते। देश की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या का समाधान लघु उद्योग में है, छोटे उद्योग में है। तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र को संगठित करना, समस्याओं का आकलन करना, उनका निराकरण कराने का प्रयत्न करना, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, और वो प्लेटफॉर्म लंबे कालखंड तक बना नहीं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी कवि ने कहा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे ही जहां कोई सहारा नहीं है, संघ का स्वयं सेवक वहां सहारा बन के खड़ा होता ही।
लघु उद्योग भारती की शैशव अवस्था का भी मैं साक्षी रहा हूं। जितेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, उनके पूज्य पिताजी आज नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला और उनकी रुचि भी लघु उद्योग भारती के काम में काफी थी। वो बीएमएस का काम करते थे, लेकिन लघु उद्योग भारती ने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने काम को प्रारंभ किया, लोगों को संगठित किया और सिर्फ इतना ही नहीं कि एक समस्याओं को इकट्ठा करके किसी मंत्री को एक ज्ञापन दे दिया जाए और दूसरे दिन अखबार में न्यूज छप जाए और अपना दायित्व पूरा हो जाए। मैं राज्य में सरकार में था तब भी, राज्य में विपक्ष में था तब भी, और आज केंद्र की सरकार में हूं तब भी लघु उद्योग भारती का हमेशा प्रयत्न रहा कि जो समस्या है उस समस्या का एंड टू एंड निराकरण कैसे हो, इसके लिए सतत संघर्ष करना, सतत बात उठाना और उसका समाधान करवाना। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। छोटे और मझोले उद्योग इस देश में लाखों हैं और उन लाखों औद्योगिक छोटे छोटे संगठनों की अगर कोई एक अधिकृत प्रतिनिधि संस्था हो सकती है तो उस संस्था का नाम लघु उद्योग भारती है और हम सब आज इसके कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ जो उद्योग है उसमें जो परेशानियां हैं उनका निराकरण करना ये एक पक्ष है, लेकिन जो उद्योग है वो सरवाइव करे यह दूसरा पक्ष है। उद्योगों की और मालिका बने इसके लिए प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो यह तीसरा पक्ष है। मुझे लगता है लघु उद्योग भारती समग्र पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। मैं इस अवसर पर प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहित करेगा और स्टार्टअप कॉन्क्लेव रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। आमतौर पर हम सब इस बात के साक्षी हैं कि एक कालखंड देश में था जब हम बावजूद इसके कि हम समग्र प्रतिभा के धनी थे फिर भी हीन भावना से ग्रसित थे। पुराने जमाने में गांव की कहावत है, कभी किसी के यहाँ से भोजन करके आओ और घर में माँ के सामने कह दो कि उसके यहाँ भोजन बहुत अच्छा बना था, तो माँ गांव की कहावत में बोलती थी, पराई पत्नी का परा तो अच्छा लगेगा ही तुमको, घर का क्यों अच्छा लगेगा। यह देशज भाव था। लेकिन धीरे धीरे एक कालखंड ऐसा आया जब अंग्रेजों की गुलामी में हम रहे, तो हमारे लोगों ने भी, और अंग्रेज तो चाहते ही थे, तो दूसरे देशों की जो उत्पाद है, जो उनकी विधाएं हैं, जो उनकी तकनीक है, वो हमको अच्छी लगने लगी और हम उसके प्रशंसक बने। आप सब अनुभव करते होंगे कि कोई भी व्यक्ति कहीं से आए और अगर उसकी जेब में चाइना का पेन है, तो जब तक वो 10-20 लोगों को दिखा नहीं लेता कि मेड इन चाइना है, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो पूरा परिदृश्य बदला हुआ।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व, व्यक्तित्व, उनके देशज सोच के परिणाम स्वरूप यह भाव देश में भी बदला और पूरी दुनिया में भी बदला। आज कोई भी आदमी मेड इन चाइना की घड़ी देखकर खुश नहीं होता, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट देखकर प्रसन्न होता है। ये बड़ा बदलाव है। एक जमाना था जब लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई पैसा ही नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, पढ़ाई करके क्या करें, दूसरे देश ही जाना पड़ेगा, ऐसा ही भाव था। लेकिन आज मैं सरकार के काम से विदेश भी जाता रहता हूं, तो मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता होती है जो लोग विदेश में रहकर विदेश की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले भारतीय हैं, वो आज गर्व से कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अपने देश में चल के देश की आर्थिक व्यवस्था को बल दें। यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है और इसी दिशा में जब हम स्टार्टअप की दृष्टि से देखते हैं तो स्टार्टअप्स क्यों पनपा? स्टार्टअप इसलिए पनपा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जब यह मानस बना लिया कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में चाहे अकाउंट का काम हो, चाहे टेक्नोलॉजी का काम हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, हर काम को भारत का डॉक्टर और भारत का इंजीनियर ही कर रहा है। और जब दुनिया के समृद्ध देशों में भारत का डॉक्टर ही इलाज कर रहा है और भारत का इंजीनियरिंग कारखाना चला रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था को बल दे रहा है, इसका मतलब दिमाग तो भारत में ही है, ताकत तो भारत में ही है। तो इस देशक ताकत को पहचानना, इस देशक ताकत को उभारना, उसके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करना, प्रोत्साहन देना, वातावरण का निर्माण करना। जब यह शुरू हुआ तो मुझे ध्यान है 2014 में हम लोग सरकार में आए थे तो देश में 31-32 स्टार्टअप काम करते थे। कुछ बच्चे थे जो अपने इनिशिएटिव के कारण बिना किसी सहयोग के भी कुछ ना कुछ करना जिनका शौक रहता है, कोई IIM में, कोई IIT में, कोई अन्य संस्थानों में है। लेकिन आज 8.5 सालों में आप देखेंगे तो समग्र क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या 6,500 से ज्यादा है। अकेले कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले 2,000 स्टार्टअप्स हैं। आप सब लोगों ने मिलेट्स ईयर का विषय सुना होगा। लगभग 18 से वो विषय शुरू हुआ। 2018 में मोदी जी ने कहा मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित करो, इसका प्रचार प्रसार करो, लोग इसका सेवन करें तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और उसी समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रस्ताव रखा मिलेट्स की विशेषताओं के बारे में, और उन्होंने कहा कि दुनिया को मिलेट्स उपयोग करना चाहिए और मिलेट्स का उपयोग हो, उत्पादन बढ़े। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक पूरा वर्ष मोटे अनाज को, पोषक अनाज को समर्पित करना चाहिए। आपको मालूम है UN ने योगा के बाद फिर 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। अब सामान्य तौर पर ज्वार की, बाजरा की रोटी के मामले में तो हम लोगों को मालूम है, गांव के लोग हैं तो बाजरा की रोटी को बीड़ के उसका मलीदा बन जाए इतना भी जानते हैं।
कभी गोट वगैरह होती है तो बाजरा के गुड़ डाल के लड्डू बन जाए, इतना भी जानते हैं। और इससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता। मैं ज्वार बाजरा मेरे गांव में पैदा होता है और मैं खाने वाला परिवार हूं, लेकिन इससे ज्यादा उसका कोई प्रोडक्ट बन जाए। कभी कभी जब घर में बहुत काम होता था, जब दिवाली के समय घर में पुताई उताई चलती थी तो सारे लोग पुताई में लगे रहते थे, तो खाना बनाने में देर होती थी, तो ज्वार को उबाल देती थी माँ, और उबालने के बाद उसमें नमक, हरी धनिया, मिर्ची विर्ची डाल के सबको एक एक कटोरा दे दिया, चलो लगो अब दोपहर के बाद खाना देखेंगे। लेकिन आज ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, टोपी से लगभग 200 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी मिलेट्स ईयर का लॉन्च हुआ था तो लगभग 100 स्टॉल उसमें लगे थे। बाजरे का दूध बन रहा है, बाजरे की आइसक्रीम बन रही है, बाजरे का ज्वार का बिस्किट बन रहा है, हर चीज बन रही है मिलेट्स की। ये किसने बनाई? ये इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों ने नहीं बनाई, ये हमारे भारत के नए बच्चों ने बनाई। और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि सहित सभी विभागों ने अलग से प्रावधान करके रखा है। वो स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो प्रयोग ठीक हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और नए बच्चे खुशी खुशी काम कर रहे हैं, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती ने भी बीड़ा उठाया है कि स्टार्टअप के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर हमारे सामने विद्यमान जो रोजगार के अवसर सृजन करने की चुनौती है उसका हम समाधान करें, रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से काम करें, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। और मुझे लगता है उसी श्रृंखला में आज ये ग्वालियर का कार्यक्रम है, और मैं इसी दबाव में यहां उपस्थित हुआ हूं। लेकिन मैं इस अवसर पर सभी नव उद्यमियों को कहना चाहता हूं कि आज जिस कालखंड में हम हैं, ये कालखंड भारत के लिए स्वर्णिम कालखंड है। आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ है। आपने पिछले 6, 7, 8 वर्षों में देखा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बलशाली हो रही है, भारत की साख बढ़ रही है, भारत की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आज भारत इस स्थिति में है कि अपने बच्चों को निकालने के लिए 2 देशों में भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ललकार के कह देता है कि आप युद्ध विराम कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक मेरा बच्चा आपके देश से बाहर नहीं निकला, और युद्ध विराम हो जाता, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का परिचय है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जब नरेंद्र मोदी जी को सोलर अलायंस के अवसर पर चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, तो बाइडेन क्या कहते हैं? अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्ति को जो 1 सन, 1 वर्ल्ड और 1 मोदी, एक दुनिया में एक सूर्य और एक दुनिया में एक ही मोदी है। तो हमारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का परिचय है। दुनिया के बहुत सारे लोग हमको बहुत अच्छे से देखना नहीं चाहते, खुश देखना नहीं चाहते,
लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो भारत को क्रिटिसाइज कर सके। हर व्यक्ति, हर अर्थशास्त्री, हर देश एक ही बात कहता है कि दुनिया में आने वाले कल में आगे बढ़ने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो उस अर्थव्यवस्था का नाम भारत है। यह वो व्यक्ति भी बोलता है जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, क्योंकि विवश है। और ये ऐसे नहीं बोलता, ये सब चीजें भाषण से नहीं होती। कोविड आया, तकलीफ तो हुई, परेशानी तो हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि कोविड भारत को वरदान देके भी गया। कोविड परीक्षा की घड़ी थी। दुनिया के लोगों को लगता था भारत गांव का देश है, फैला हुआ देश है, 130 करोड़ लोग हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या करेंगे। तो कुछ तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि आप देखते हैं जो बड़े संपन्न देश हैं तो संपन्नता और टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनका प्लस पॉइंट ये आबादी उनकी कम है, लेकिन हमारे पास आबादी ज्यादा है। लेकिन मोदी जी ने आबादी को ही अपनी ताकत बनाया और जिस प्रकार से कोविड के कालखंड में अर्थव्यवस्था को प्रबंधित किया, उसको देखकर कोई भी देश दांत तले उंगली दबाने के लिए मजबूर है। कृषि की अर्थव्यवस्था ने भी साथ दिया। आमतौर पर जब ऐसा कालखंड आता है तो सरकारें दान और पैकेज पर ही निर्भर करती हैं। अभी विवेक जी मुद्रा योजना का जिक्र कर रहे थे। मुद्रा हो या हाथ खोमचे वाले, ठेले वाले, पटरी वाले लोग हों, या एमएसएमई का भी पैकेज हो, उस कालखंड में जो दिया गया, पीएलआई जैसी स्कीमें हो जो इंडस्ट्री के लिए दी गई। किसी को दान दे दो तो दान का उपयोग वो इंडस्ट्री में नहीं करता। अरे ये तो फ्री में मिल गया है, चलो 2-4 दिन आनंद कर लो। लेकिन अगर हम प्रक्रिया के अंतर्गत उसको 100 रुपए देते हैं और वो 100 रुपए प्रक्रिया के अंतर गुजरते हैं, अंतर में होकर गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से वो अर्थव्यवस्था को ताकत प्रदान करते हैं। अब मुद्रा में 19 लाख करोड़ रुपया दे दिया तो 19 लाख करोड़ रुपया जमीन पर आया ना। 19 लाख करोड़ रुपया रोटेट हुआ ना अर्थव्यवस्था में। 19 लाख करोड़ रुपया हमने दिया तो हमने कहा बेटा खोमचा लगा, खोमचा लगाता है तो इसको और बढ़ा, तो उसने अपना धंधा भी बढ़ाया, बैंक का पैसा भी वापस दिया, ब्याज भी दिया, उसके परिवार में भी समृद्धि आई और हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान किया। और अगर वैसे ही 20,000 रुपये दे देते तो 4-5 दिन में खा पहुंच के वो 20,000 रुपए क्या 50,000 रुपए खत्म कर देते। लेकिन इस दौरान वैक्सीन तो एक पक्ष है, जो प्रकाश जी भाई साहब कह रहे थे, वो अपने आप में अद्भुत पक्ष है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी जैसे प्रबंधित किया, अभी भी बड़े बड़े देश संभल नहीं पाए। देश के बड़े कई देश हैं जो कोविड से उबर ही नहीं पाए, लेकिन हमने अर्थव्यवस्था को संभाला ही नहीं, अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, देश की प्रतिष्ठा को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया ट्रेन बन रही है, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक जमाना था, आपको ध्यान है कि रायबरेली की सांसद इंदिरा जी हुआ करती थी। जब इंदिरा जी सांसद थी तो उन्होंने ट्रेन के कोच बनाने का एक कारखाने का शिलान्यास किया था। इंदिरा जी के बाद कितने प्रधानमंत्री बदल गए, कोच
सोच नहीं बन पाई। ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कोच फैक्ट्री शुरू कराई और आज वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है और अभी 15 अप्रैल के बाद इसकी गति हो जाएगी। एक हफ्ते में एक नई रेल बनके कारखाने से निकलेगी। साल भर में पूरे रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। तो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। तो आज भारत का यह बदलता स्वरूप है। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो न्यू इंडिया के मायने यही है जो बदलाव आ रहा है। और आज की जो पीढ़ी है वो उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि आज की पीढ़ी को स्वयं भी ग्रो करना है। जो बीज आज न्यू इंडिया का पड़ गया है उसको पौधा बनाना है, वृक्ष बनाना है। और हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि आने वाले कल में जो हमारे बाद की पीढ़ी आ रही है उसको न्यू इंडिया बनाकर सौंपना है, विकसित भारत बनाकर सौंपना है। और ये जो बीज न्यू इंडिया का आज पड़ा है इसको बड़ वृक्ष बना के नई पीढ़ी को सौंपकर हम सब लोगों को ये जाना है। इस दिशा में हमारे स्टार्टअप्स का, युवा पीढ़ी का, इंडस्ट्री का और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आप इस दिशा में प्रवृत्त हुए हैं, लगातार चल रहे हैं। मेरी ईश्वर से कामना है आपके प्रयत्नों को सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।